नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। ये जो क्लास है इसमें पॉलिटी होने जा रही है। हालांकि इससे पहले भी पॉलिटी काफ़ी समय से मैं करवा रहा हूँ और आधी पॉलिटी मैंने कवर आधे से ज़्यादा करवा भी दी है, वो मैं लाइव करवा रहा था। फिलहाल मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सारा कॉन्सेप्ट के साथ बताऊँगा। ये जो क्लास है मेनली यूपीएसआई को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की गई है, यूपीएसआई। उसके अलावा जो यूपीएसआई के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे फिर तो आपके वनडे एग्जाम जितने भी सारे सॉल्व हो जाएंगे। इवन जो पीसीएस दे रहे हैं, आर ओ मेंस दे रहे हैं, सभी लोग ये क्लास देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें कवर होंगी इसमें, ठीक है। देखो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग सिंसियर हो तो एक चीज़ समझिए, आप लोग मैराथन क्लासेस होती है उनके चक्कर में मत पड़ा करिए। मैराथन से एक भी क्लास, एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं तो आप खुद सोचते हैं, आपको खुद लगता है। और जितना मैराथन में हम लोग लास्ट के एग्ज़ाम पूरे साल अच्छे से तैयारी करते हैं और लास्ट में मैराथन के चक्कर में पड़ जाते हैं, और मैराथन में 5 घंटे 6 घंटे इवन 10 घंटे भी एक भी क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर फ़ायदा नहीं। और जो 2 4 5 क्वेश्चन आ भी जाते हैं वो तो ऐसे हैं कि ना देखते तो भी हो जाता आपका, और उसमें आपका खुद का उतना रिवीजन कर लेते तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता और आपका एग्ज़ाम भी हो जाता। तो मैराथन नहीं, आपको डिटेल में चीज़ें पढ़नी होंगी। देखिए, क्विज फॉर्म में जो आप लोग पढ़ाई करते हो उससे वो कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता। एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए पूरा, फिर क्विज क्या, कोई भी किताब उठा लीजिए, लूसेंट की आती है क्विज वाली, सारा उठाइए, सॉल्व करते जाइए। जब कॉन्सेप्ट होगा तो वो भी सारे याद हो जाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है, फिर आपकी इच्छा है। चलिए शुरुआत करते हैं। फिलहाल मैं आज जो भारतीय न्यायपालिका है, जुडिशरी, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं इसमें जो मेरे सामने जो कंटेंट है उसमें सिर्फ मैं पॉइंट देखूंगा कि मुझे क्या फॉर्मेट पढ़ाना, क्योंकि मेरे पास 10 मिनट थे, उसी 10 मिनट में मैंने ये चीज़ें रिवीजन की थी। फॉर्मेट देखना है, बाकी तो मुझे सब कुछ पता है इसमें क्या पढ़ाना है, कैसे करना। ठीक है, मैं एक बार वीडियो देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है, चलिए ठीक है। शुरुआत करते हैं न्यायपालिका, ठीक है, जुडिशरी। न्यायपालिका सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट समझिए, शब्दों की समझ होनी चाहिए। हालांकि वनडे एग्जाम में शब्दों की समझ की जरूरत नहीं। न्यायपालिका जो कि न्याय का काम करती है, आप जानते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, आपको बता दें। जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, आप ब्रॉडर कंसेप्ट में पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन होता है? एक विधायिका होती है, ठीक है, जो कि विधियों का निर्माण करती है, विधियों का निर्माण करती है, यानी कि कानून बनाती है। दूसरी आपकी कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका होती है, ये क्या करती है? जो विधायिका ने कानून बनाए हैं उन कानून को लागू करती है, उनका कानूनों का क्रियान्वयन करती है, ठीक है, इसी को कह देते हैं कानूनों को लागू करती है। और तीसरी है आपकी न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या काम करती है? न्यायपालिका जो भी विवाद होते हैं, विवाद होते हैं, न्यायपालिका उनको निपटाती है, विवादों को सुलझाती है। विवादों को सुलझाना, उनका समाधान करना, ठीक है। समझिए, विधायिका विधि बनाती है, इसी को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव कहते हैं, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव कहते हैं। ये कानून बनाती है। और भारत की जो विधायिका है, लाइट चली गई अचानक से बनाते बनाते, एक सेकेंड चलिए। कोई नहीं, आ गई लाइट, आ गई। बहरहाल कोई नहीं, चीज़ें दिख रही होंगी। हाँ, जो विधायिका है इसको लेजिस्लेटिव कहते हैं, और जो भारत की विधायिका है उसको संसद कहते हैं। तो संसद क्या है? विधायिका है। संसद कानून बनाती है, और जो कानून बन जाते हैं कार्यपालिका उनको लागू करती है। कार्यपालिका का मतलब क्या है? कार्यपालिका को समझने के लिए सरकार बोल देते हैं, सरकार। कार्यपालिका में कौन होता है? मंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं।
मंत्री और प्रधानमंत्री, यानी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था अभी 2024 में, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत गए, तो कुल मिलाकर 71 मंत्री थे, 71, उनमें प्रधानमंत्री भी शामिल। जो 71 मंत्री हैं, ये जो मंत्री परिषद है, ये सबको मिलाकर के ही कार्यपालिका बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव, इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है। ये इनको लागू करती है कानूनों को। जो जुडिशरी होती है वो विवादों को निपटाती है। ये क्लियर हुआ, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि सरकार के कितने अंग होते हैं, तो ये मत बताना कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, नहीं, वो संसद के अंग होते हैं। जो सरकार होती है उनके 3 अंग होते हैं, एक विधायिका है यानी संसद जो कानून बनाती है, एक कार्यपालिका यानी सरकार बोल देते हैं जो, ठीक है, मंत्रिपरिषद वो लागू करती है। ये बड़ा आयाम है सरकार का, ये है न्यायपालिका। जो विधायिका होती है, और जो भारत की विधायिका है संसद, उसमें होता है एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, और एक आपका क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है। और ये जो बात कही गई है आर्टिकल 79 में कही गई है कि संसद की संरचना कैसे होती है। कार्यपालिका में क्या होता है, कार्यपालिका में आपकी मंत्रिपरिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल यानी कि मंत्रिपरिषद और प्लस प्रधानमंत्री, पीएम, ये मिलकर कार्यपालिका बना लेते हैं। जुडिशरी जो है, तो जुडिशरी हमारे यहाँ एक ही है, एकीकृत है। टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट आ जाएंगे, फिर आपके जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं वो आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो न्यायपालिका है काम करती है। ओके, ठीक है। इसकी स्याही भी अभी खत्म होने को थी, स्याही इसको डाल देते हैं, 1 मिनट के लिए बनेगा। तो हमारी जो न्यायपालिका है, और न्यायपालिका को जो कॉन्सेप्ट लिया गया, हालांकि हमने भारत 1935 का अधिनियम था, उसमें भी न्यायपालिका का उल्लेख था, ठीक है। उसके अलावा न्यायपालिका की जैसे कि न्यायिक व्याख्या की बात है या फिर और चीज़ों की बात है, ये सारी हमने अमेरिका से भी ली हैं। और न्यायपालिका जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट है, इसका उल्लेख आर्टिकल 124 में मिलेगा। इसी में आपको बताया जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना कैसे होती है, सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्या हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं, उनके अधिकार क्षेत्र क्या हैं, संसद अधिकार क्षेत्र बढ़ा सकती है या फिर कम कर सकती है, सदस्य क्या हैं, इनको हटाया कैसे जाता है, करते क्या क्या हैं, है ना, न्यूनतम आयु, योग्यता क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ों को बखूबी अभी समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना। अपना टेलीग्राम चैनल है जर्नी टू IAS, उसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको ऐड हो जाना, आपको वीडियो भी वहाँ मिल जाएगा और कोई कंटेंट होगा, कोई जो भी वो भी मिल जाया करेगी, ठीक है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। बाकी ये क्लास सभी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके अलावा आपको कोई फिर GS की क्लास नहीं देखनी पड़ेगी। लोगों ने ये हमेशा बात कही है कि इसके अलावा और कोई क्लास नहीं देखनी पड़ेगी, मैं ये करने जा रहा हूँ, ठीक है, चल रही है, ठीक है। चलो अब सुप्रीम कोर्ट से शुरू कर लेते हैं। देखिए मेरा हमेशा से मानना रहा है कि भले ही 2 मिनट ज़्यादा लग जाए, 5 मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन बातें जो बेसिक होती हैं वो छूटे ना। शुरुआत से शुरू करो, बीच से एकदम भागना, शायरी सुना के और भागना नहीं होता है ना। देखिए न्यायपालिका, तो भारत की जो न्यायपालिका है इकहरी न्यायपालिका कहते हैं, इकहरी न्यायपालिका है। भारत की न्यायपालिका एकीकृत है, एकीकृत। आपसे पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा, भारतीय न्यायपालिका कैसी है? इकहरी है, एकीकृत है। इसका मतलब क्या है? इकहरी का मतलब और एकीकृत का मतलब होता है कि अमेरिका जैसे है, अमेरिका, ठीक है, USA जो है, अमेरिका की न्यायपालिका दोहरी है। दोहरी का मतलब क्या है? वहाँ पे नागरिकता भी दोहरी होती है। वहाँ पे एक तरफ तो यूनियन है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक तरफ स्टेट है, ठीक है। कितने स्टेट हैं? 50 स्टेट हैं टोटल वहाँ पे अमेरिका में। तो यूनियन का जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो अलग है, और जो हर एक राज्य का अपना सुप्रीम कोर्ट अलग होता है। यानी कि अमेरिका का, जैसे कि अमेरिका का एक फ्लोरिडा राज्य है, तो
अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट अलग है, फ्लोरिडा जो उसका एक स्टेट है, राज्य, उसका सुप्रीम कोर्ट अलग है। तो ये दोहरी है। हमारे एक हरी है, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश या बिहार, इनका एक सुप्रीम कोर्ट नहीं है, पूरे देश का सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, हर एक राज्य के अपने हाई कोर्ट है, और हर एक राज्य में हाई कोर्ट सबसे बड़ा होता है राज्य में, और फिर हाई कोर्ट से नीचे कई सारे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। तो हमारी जो व्यवस्था है इस प्रकार से। अभी स्पीड कर देंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए ऐसे, ठीक है। ये आधार है, यहां पे आपको मिल जाएंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय मिल जाएंगे, हर एक राज्य में बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएंगे हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। राज्य का अपना सबसे ऊंचा जो कोर्ट होता है वो उच्च न्यायालय होता है। फिर मिल जाएगा आपको सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कोई भी मामला शुरू होता है, पहले सुप्रीम कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट में गया, इसके बाद अपील की जाएगी हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, अपील का लास्ट कोर्ट है ये, अपील का अंतिम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ क्या होता है, स्टेट में कोई मामला आया तो मैक्सिमम अब यहीं तक जाएगा, यहाँ मामला वो नहीं आएगा। यानी कि राज्य सूची एक शब्द होता है ना, 3 सूचियां होती हैं, अगर राज्य सूची का कोई सब्जेक्ट है तो यहीं तक जाएगा, लास्ट है, यहाँ आएगा नहीं। संघ सूची का विषय है कोई, संघ सूची का, तो वो यहाँ आएगा, यहाँ नहीं जाएगा, ऐसे होता है, ठीक। अब इतनी बातें आपने समझ ली हैं, अब हम स्पीड में शुरू कर देते हैं, अपना पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, अब स्पीड हो जाएगी सारी चीज़ों की, ठीक है। हर चीज़ को पॉइंट वाइज देखते जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट पे बात कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे आज, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसकी जो स्थापना की बात करें, स्थापना तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 124, ठीक है। आर्टिकल 124 इस बात की व्यवस्था करता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कैसे होगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कितने न्यायाधीश होंगे, काम कैसे करेगा, ये बात है आर्टिकल 124 में उल्लेख है, ठीक। और भी आर्टिकल है लेकिन इसमें ये बात का उल्लेख है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत का सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 1950 से काम करना शुरू किया था, ठीक ना, इसने अपना काम स्टार्ट किया था। तो आपसे पूछा जाए कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने काम करना कब स्टार्ट किया था, तो 28 जनवरी 1950 में इसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है, ये भी आपको पता है, छोटी छोटी बातें हो सकता है किसी को ना पता हो, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट में संख्या की बात बताएं, कितने न्यायाधीश होते हैं। देखो ये सुप्रीम कोर्ट जो होता है, एक थोड़ा सा बता दें, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन देगा तो पूरे देश में ये लागू होगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा देश के बाहर कोई व्यक्ति रह रहा है हमारे देश का, तो उस पर भी वो कानून लागू होगा उस व्यक्ति पर, पूरे देश पर। हाई कोर्ट होता है, उसका कानून केवल एक राज्य पे लागू होता है, जैसे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है प्रयागराज में, तो उसका सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही लागू होगा, मध्य प्रदेश में नहीं, लेकिन हाई सुप्रीम कोर्ट का पूरे देश में लागू होता है, ठीक, ओके। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो मूल संविधान था, जब मूल रूप से ये सुप्रीम कोर्ट शुरू हुआ था, तब 8 सदस्य हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट में, 8 मेंबर हुआ करते थे, एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 7 अन्य जज हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर के 8 हो गए थे। फिर 2009 तक आते आते ये संख्या 31 हो गई, और 2019 में एक संशोधन किया गया छोटा सा, 2019 में एक छोटा सा संशोधन किया गया, और ये संख्या 10% संख्या बढ़ा दी गई थी, यानी कि फिलहाल में 34 सदस्य हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक आपके मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और 33 अदर जज हैं, तो 34 जज हैं टोटल। ये सारी चीज़ें आपने देखी, ओके, ठीक है। अब इनकी नियुक्ति प्रक्रिया देख लेते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होती है।
नियुक्ति कौन करता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें को देख लेते हैं। हाँ, पता नहीं ये कैमरा काम क्यों नहीं कर रहा ठीक से, बेला टाइप का हो रहा है। कोई नहीं, इतना तो समझ में आ ही रहा है, आप मैनेज कर लेना, देख लेना ना। कैमरा अभी नहीं है आपके मास्टर साहब के पास। नियुक्ति कैसे होती है, पहले योग्यता देख लेते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता क्या होनी चाहिए, अहर्ता क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इनका, वो देख लेते हैं। फिर इनकी नियुक्ति प्रोसेस को देख लेते हैं। योग्यता में कुछ चीजें खास हैं। पहला, इनको भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, किसी भी एक हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहे हों। ठीक है ना, 5 वर्षों तक जज रहे हों, न्यायाधीश का काम किया हो। ठीक है, यानी कि किसी एक हाई कोर्ट में या तो 5 वर्ष तक काम किया हो, या एक से अधिक, यानी कि 2 या 2 से अधिक कितने भी हाई कोर्ट हो सकते हैं, उन सभी का टोटल काम मिला के निकल आएगी 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम किया, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में, तो ये क्राइटेरिया हो जाएगा। या फिर और ये तो मस्ट है, इसके अलावा ये हो जाए क्राइटेरिया, या फिर यह हो जाए किसी हाई कोर्ट में या 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में। यहाँ पर भी आप 2 या 2 से अधिक जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी एक से अधिक की बात हो रही है। किसी हाई कोर्ट में 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हो, यानी कि वकील का काम किया हो। ठीक है, अधिवक्ता वक्ता रहे हो, समझ में आ रही बात। भारत का नागरिक होना चाहिए, हाई कोर्ट में 5 वर्ष या 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्षों के लगभग न्यायाधीश रहे हो, या तो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर दें, या फिर एक हाई कोर्ट या 2 या 2 से अधिक हाई कोर्टों में 10 वर्ष तक लगातार वकील रहे हो, तो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। या फिर राष्ट्रपति की दृष्टि में ये प्रकांड पंडित हों, विधि के जानकार हों। ठीक है ना, राष्ट्रपति की दृष्टि में ये एक विधिवेता हों, एक कुशल विधिवेता हों, कुशल विधि के जानकार हों, कानून के ज्ञाता हों। अलग अलग शब्दों में इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये इसकी योग्यता हो गई। आप इन सब चीज़ों को बाखूबी इसी प्रकार से बहुत छोटे छोटे शब्दों में नोट कर लेना, ताकि पॉलिटी जब भी आप पढ़ो पूरे 10 पेज में पॉलिटी खत्म, फटाक से रिवीजन कर लिया और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। तो आपने योग्यताएं देख ली। योग्यताएं देखने के बाद आपने देखा कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। जब योग्यता फुलफिल हो जाएगी तो नियुक्ति देख लेते हैं, यानी कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है, अपॉइंट कौन करता है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, CJI होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट का सिंबल है छोटा सा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति की सलाह और मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता हो, ये बात है। यानी कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा, और फिर जो अदर न्यायाधीश होंगे, अदर जजेस होंगे, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनकी सलाह पर। ठीक है, तो अदर की भी करेगा, जो अदर जज होंगे राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति करेगा, और इनसे सलाह लेगा। इनसे क्या लेगा, सलाह लेगा। ओके, ये करेगा। ये तो बात हो गई। लेकिन वर्तमान में स्थिति ऐसी है नहीं जैसी दिख रही है। क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा आपका। वर्तमान स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट का एक कोलेजियम होता है। कोलेजियम का मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ये 5 लोग मिलकर कोलेजियम बनाते हैं। कि मान लो कोई बेंच बना लिया, कोलेजियम बना लिया, समझ लीजिए 5 लोग हैं, उन्हीं के ग्रुप को कोलेजियम बोल दिया। तो कोलेजियम एक लिस्ट बनाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में किन किन न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी है। इस लिस्ट को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति उसमें कोई संशोधन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल में
राष्ट्रपति की वो सलाहें मानने के लिए बाध्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उसी लिस्ट को दोबारा फिर भेज दिया राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति ने जो भी नाम उसमें सुझाए थे उनको खारिज कर दिया। तो अब राष्ट्रपति के पास कोई हक नहीं है उसको रोकने का, राष्ट्रपति उसको साइन कर देंगे और नियुक्ति हो जाएगी, ऐसे होता है। ठीक है, इनका जो नियुक्ति होगी अब इनको, ठीक है, शपथ कौन दिलाएगा? शपथ, तो शपथ अब राष्ट्रपति दिलाएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शपथ दिलाएंगे। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल कितना होता है? थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ये हो गया पेज है। कार्यकाल की बात करते हैं, कितना है? कार्यकाल देखिए, टेन्योर कितना है इनका? टेन्योर, कार्यकाल, अगर कार्यकाल की बात की जाए तो इनका 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी ज़्यादा हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष। इसका मतलब होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज जो नियुक्त होते हैं उनकी कोई न्यूनतम आयु नहीं होती है, मिनिमम एज नहीं होती। जैसे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी 25 साल मिनिमम क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पे कोई मिनिमम एज नहीं है। हाँ, अधिकतम है, कब तक रह सकते हो। तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज 65 वर्ष तक ही रह सकता है, उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। और 5 वर्ष का क्राइटेरिया इसलिए है कि कोई मान लो CJI बन गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो अब मान लो को वो 50 साल की उम्र में CJI के पद पे पहुंच गया, तो अब कब तक बना रहेगा CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 65 साल तक, 15 साल तक नहीं, ऐसा नहीं है, 5 वर्ष तक रहेगा, 55 तक फिर कोई और बनेगा, ऐसा है। और अगर कोई मान लो कि 64 वर्ष की अवस्था में कोई मुख्य न्यायाधीश बना सुप्रीम कोर्ट का, फिर तो बस 65 वर्ष तक रहेगा, यानी कि 1 वर्ष तक शासन कर पाएगा। शासन का मतलब न्याय व्यवस्था में रह पाएगा। इसके अलावा ये राष्ट्रपति को संबोधित अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं। किसको? राष्ट्रपति को संबोधित, यानी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं, ये भी तरीका है। इसके अलावा इनकी मृत्यु हो जाए, देहांत हो जाए, पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, ये सारी चीजें नाना प्रकार की तो है ही। और इनको एक पद से हटाने की प्रोसेस भी होती है, जिसे रिमूवल प्रोसेस कहते हैं। रिमूवल प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस कहती है कि संविधान में एक उल्लेख उसमें लिखा है कि साबित कदाचार और अक्षमता, ठीक है, साबित कदाचार अक्षमता। देखिए मेनली हिंदी मीडियम के छात्र हैं इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यही 2 आधार हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख है, जिन आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक, इसमें क्या किया जाता है? इसमें ये है कि आपका प्रोसीजर क्या है। माना कि किसी व्यक्ति के ऊपर ये आरोप लगा कि वो कदाचार करते हुए पाया गया। अब कदाचार क्या हो सकता है कि कोई सेक्सुअल चीज़ हो सकती है, कदाचार किया हो किसी के साथ, महिला के साथ, या फिर करप्शन किया हो, या फिर अक्षमता में यानी कि काम करने में योग्य ना रह गया हो, पागल आगल हो गया हो, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये देखने में आएंगी। अगर ये सब चीज़ें राष्ट्रपति के साथ हो गई हैं, सॉरी न्यायाधीश के साथ ऐसी चीज़ें हो गई हैं, तो न्यायाधीश को उसके पद से हटा दिया जाता है। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर सीधी है कि अब इनको हटाने के संबंधित एक प्रस्ताव संसद में लाया जाएगा, और ये प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। सुन लेना, चाहे लोकसभा में ले जाओ, चाहे राज्यसभा से शुरू करो। ये जो प्रस्ताव है आप राज्यसभा से भी शुरू कर सकते हो या फिर लोकसभा में भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने ये जो प्रस्ताव है आप लोकसभा से शुरू कर लो, चाहे आप राज्यसभा से शुरू कर लो, इनको हटाने वाला प्रस्ताव। ठीक है, लोकसभा से शुरू करोगे तो करीब 100 लोगों की सहमति चाहिए, और राज्यसभा से शुरू करते हो तो करीब आपको 50 लोगों की सहमति चाहिए।
फिर ये प्रस्ताव जिस भी सदन में ले जाओगे उसके पीठासीन अधिकारी के पास जाएगा। पीठासीन अधिकारी के पास अधिकार होता है कि चाहे तो उस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले या उसको खारिज कर दे, यानी कि उसको अस्वीकार कर दे, खारिज कर दिया, अस्वीकार कर दिया, फिर तो प्रोसेस चलेगी कि नहीं, मामला वहीं खत्म हो जाएगा। और यदि उसने स्वीकार कर लिया, उसको स्वीकृति दे दी, तो अब एक 3 सदस्यीय पीठ बनेगी। अगर मान लो चाहे इन्होंने स्वीकृति दे दी हो राज्यसभा ने, चाहे इन्होंने जहाँ भी प्रस्ताव लाए हो, तो एक 3 सदस्यीय एक पीठ बनेगी, जिसे कॉलेजियम बोल दो, कमेटी ज़्यादा ठीक रहेगा, कमेटी, एक कमेटी बनेगी, ठीक है, जिसमें कितने 3 मेंबर होंगे, ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ये नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, कोई सीनियर जज होगा, वो हो जाएगा। दूसरा, इसमें किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, ठीक है। कोई मान लो उत्तर बिहार पटना, कोई पटना हाई कोर्ट हो गया, गुवाहाटी हाई कोर्ट हो गया, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज हाई कोर्ट हो गया, कोई भी हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होगा। एक विधि का जानकार होना चाहिए, ठीक है, विधि का जानकार होना चाहिए, ज्ञाता होनी चाहिए। आमतौर पे किसी वकील को, किसी अधिवक्ता को उठा लेते हैं, क्योंकि एक अधिवक्ता से ज़्यादा विधि का जानकार कौन हो सकता है। तो ये 3 सदस्यों की कमेटी बनती है। ये कमेटी कोई भी जज है, ठीक है ना, इस पे जो भी आरोप लगे हैं, इस पे लगे आरोपों की जांच करती है। जो इस पे आरोप लगे हैं, लगाए गए हैं आरोप, उनकी जांच करेगी। फिर जांच सही पाई जाती है, ठीक है, तो ये फिर ये रिपोर्ट देता है, संसद में रखी जाती है। संसद में इसकी रिपोर्ट आती है, जो रिपोर्ट होती है, प्रतिवेदन होता है, संसद में रखा जाता है। और संसद के दोनों सदनों में इस पर डिस्कशन होती है। याद रखना, जब ये जांच हो रही होती है तो राष्ट्रपति को जज को बुलाया जाएगा अपनी सफाई देने के लिए। तो जज या तो स्वयं चला जाए अपनी सफाई देने के लिए, या फिर अपने किसी वकील को भेज सकता है। ठीक संसद में भी ऐसा ही होता है, या तो खुद सफाई देने जाए या फिर वकील को भेज सकता है। जैसे ही डिस्कशन हो जाती है और लगता है कि अब मामला आगे बढ़ेगा, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही ये प्रस्ताव को पारित किया जाता है। इसमें पारित किया जाएगा, इसमें याद रखना, यहाँ पे संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकती, यानी कि दोनों की एक साथ बैठक नहीं होगी। इसमें अलग प्रस्ताव पारित होगा, इसमें अलग प्रस्ताव पारित होगा। और किस मेजोरिटी से होगा, तो विशेष बहुमत से पारित होगा, स्पेशल मेजोरिटी से पारित होगा। और जैसे ही पारित होगा, उसके बाद में पारित हो जाएगा, उसके बाद में राष्ट्रपति एक आदेश जारी करेगा। राष्ट्रपति एक आदेश जारी करेगा, ऑर्डर जारी करेगा, और उसी से ये अपने पद से हट जाएंगे, ठीक है, पद च्युत हो जाएंगे, पद से हट जाएंगे। तो आई होप हमने ये फॉर्मेट बनाया है, आप देख लेना, समझ लेना, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ आया, फिर यहाँ चला गया कोई नहीं। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, आई होप आपने समझी होंगी सारी चीज़ों को अच्छे से बखूबी। हाँ, बोर्ड पे ना पढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, वैसे हालांकि बोर्ड पे ज़्यादा नहीं लगता है, फिर भी हो जाए, जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन भी तो 2-2, 3-3 दिन ले लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, बड़ा चैप्टर होता है, कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट ही निपटा लेंगे। अगला योग्यताएं होंगी। देखो वेतन या भत्ते क्या हैं, तो इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इन शॉर्ट क्या, ये छोटी छोटी चीज़ें रह गई जो बची हैं, ये सारा हो गया, नियुक्ति हो गई, ये सब हो गया। वेतन कितना होता है, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसको वेतन होता है 2,80,000, ठीक है, 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000, हाँ 2,80,000 रुपये होता है इंडियन करेंसी। और जो अदर जज होते हैं, जो अदर होते हैं, उनका होता है रुपये 2,50,000, ठीक है, 2,50,000। ओके, पद से हटाया कैसे जाता है ये भी देखिए, प्रोसेस बहुत अच्छे से। हाँ, इनको पेंशन वगैरह क्या होती है, पेंशन इनको होती है कि जिस महीना भी या जिस वर्ष में जिस महीना में रिटायर होते हैं, उस महीना में जितना उनको वेतन मिल रहा होता है उसका आधा %, यानी कि उसका 50% इनको वेतन मिलेगा, जितना भी वेतन है, यानी कि लास्ट इनका जो पे है उसका आधा मिलता है इनको, ठीक है।
हाँ, इसके अलावा तो इनको वेतन भत्ते, सुख सुविधाएं, आवास मिलता है, टेलीफोन फ्री मिलता है, टिकट मिलते हैं हर साल में कई सारे बाहर घूमने के लिए, फॉरेन ट्रिप के लिए, रिचार्ज मिलता है, ठीक है, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। हाँ ठीक है। एक और फैक्ट है कि सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसने किया आज तक? सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहने वाले जो मुख्य न्यायाधीश कौन है? सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा है, सर्वाधिक कार्यकाल रहा है जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, बाई बी चंद्रचूड़। जो अभी चंद्रचूड़ थे ना, उनके पिता थे ये। इनका सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा है, एक करीब 7 वर्ष। और सबसे कम कार्यकाल किनका रहा है? तो इनका नाम है आपका कमल नारायण सिंह। ठीक है, ये फैक्ट होते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। देखिए, कमल नारायण सिंह, तो ये एकदम फैक्ट थे, कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया आपको। इसके अलावा कुछ फैक्ट हैं इसमें। हाँ, अगर एक बार इनको जब अवकाश मिल जाता है, इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो उसके बाद में ये देश के किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कर सकते हैं, पूरी मनाही होती है। अब इनके कुछ काम देख लेते हैं, ये क्या करते हैं। काम का मतलब इनके क्षेत्राधिकार देखते हैं। बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने में, एक्चुअली फैन ऑफ रखना होता है, ये पूरी नहा लिए ऐसा लग रहा है। ये पकड़ी जरा, ये भी गीली हो गई। हाँ ठीक है। इनका जो सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार होता है, एक होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सबको मैं एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। एक होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 में ये कहा जाता है कि अगर सेंटर की गवर्नमेंट है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद होता है, तो उसको निपटाने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, यानी कि आपका सेंटर और स्टेट का है कोई मामला, विवाद, तो ये निपटाएगा। अगर सेंटर है, उसके अलावा 2 या 2 से अधिक स्टेट का मामला है, तो भी यही देखेगा। या 2 से अधिक राज्यों के ही बीच का मामला है, तो ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट देखेगा। इस प्रकार के मामले किसी हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे। मान लो उत्तर प्रदेश और बिहार का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया है, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। इसे कहते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकारी। ये सिर्फ इसी के पास है और किसी के पास नहीं है। परामर्शदात्री एक अधिकार होता है, परामर्शदात्री ये होता है आर्टिकल 1 से 43। आर्टिकल 1 से 43, इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले पर सलाह ले सकता है। किसी की विधि की व्याख्या से संबंधित कोई भी प्रश्न है, उसका सलाह ले सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे मामले में ना ही सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति का मन करेगा तो मान लेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं मानेगा। सुप्रीम कोर्ट का मन करेगा तो दे देगा सलाह, नहीं करेगा नहीं देगा। आमतौर पे, सामान्य तौर पे यही रहा है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी गई है तो उसने दी है, क्योंकि ये एक दायित्व होता है, एक जिम्मेदारी होती है। और आमतौर पे सरकारों ने भी वो उस सलाह को माना। क्यों माना? क्योंकि कल को जाकर अगर सलाह नहीं माना, कल को जाकर वो मुद्दा उठेगा, उस विषय पे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट फाइनली उसको खारिज कर देगा, क्योंकि वो संविधान के अगेंस्ट में हो जाएगा। तो जो भी चीज़ें आमतौर पे सरकारें सलाह इसलिए भी ले लेती है कि कोई भी विधि का ऐसा प्रश्न तो नहीं है जिसमें व्याख्या की जरूरत है, कल को जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, उसको खारिज कर दिया तो फायदा क्या, इसलिए पहले ही सलाह ले देते हैं ये लोग। पुनर्विचार संबंधी होता है, ठीक है ना। पुनर्विचार क्या होता है? आर्टिकल 137 है। आर्टिकल 137 में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देता है, अपने ही दिए गए किसी निर्णय पर दोबारा समीक्षा कर सकता है। यानी कि एक बार निर्णय दे दिया, उस पर दोबारा सुनवाई करेगा और निर्णय को बदल भी सकता है, अपने ही निर्णय को दोबारा बदल सकता है। ये आर्टिकल 137 में बात कर दी है। अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अभिलेख न्यायालय कहते हैं। ठीक है, जल्दी टाइम हो रहा है इसलिए मैं जल्दी करवा रहा हूँ, लेकिन पूरा काम करवा रहा हूँ। आर्टिकल 1 याद रखना, 1 से 29।
सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। इसका मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी वर्डिक्ट देता है, जो भी निर्णय देता है, इन निर्णय को एक नजीर के रूप में रखे जाते हैं, इनको रिकॉर्ड करके रखा जाता है, लिखित में रखा जाता है, ताकि कल को किसी भी कोर्ट में कोई सुनवाई हो रही है तो इस सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होता है उसको वहाँ पे पेश कर दिया जाता है कि देखो इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये व्याख्या दी थी, इसीलिए उसको आधार बनाया जाए तो मेरी ये व्याख्या ठीक है, तो इसलिए देखा जाता है। तो अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है कि सारे बातों को रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं, अभिलेख के रूप में रखते हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट कभी भी माना कि जो जुडिशरी हाई कोर्ट है या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, अधीनस्थ न्यायालय हैं, ये उसको एक आधार के रूप में रखते हैं, उससे बेस बनाते हैं उसको। मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है, ठीक है। अगला है ये कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट, जो आपके मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट हैं, जिनका उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में, ठीक है। तो ये मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। एक संविधान का आर्टिकल है आर्टिकल 32, ठीक है। आर्टिकल 32 कहता है यदि आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है आपके मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए। ये 5 प्रकार की रिटें कौन है? एक है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक प्रतिषेध है, एक उत्प्रेषण है, एक अधिकार परीक्षा है, और एक और है कोई, क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, प्रतिषेध, परमादेश, प्रत्यक्षीकरण, हाँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, ठीक है। तो आज की इस क्लास में सुप्रीम कोर्ट को तो बहुत अच्छे से करा दिया, कल की क्लास में हाई कोर्ट को बहुत अच्छे से करा देंगे। समय कम था तो थोड़ा ही कराएंगे, फिर कभी समय मिलेगा तो बड़ी वीडियो बना दूंगा। तो क्लास कैसी लगी बताइए, और आपको अब लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या होता है, न्यूनतम आयु कितनी होती है, ये कमेंट में बताना है आपको। देखते हैं आपने पूरी दिमाग लगाकर क्लास को देखा है या फिर सुषुप्तावस्था के दौरान आपने क्लास को देखा है। मजाक कर रहा था, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।